कौशल शर्मा जी, जीतू जराती जी, हरिशंकर खटीक साहब, माननीय श्रीमती इमरती देवी जी, श्री मुन्ना लाल गोयल जी, श्रीमती संध्या राय जी, श्रीमती माननीय मुख्यमंत्री जी ने संतजनों के प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हुए मंच पर। तो ये सीधी लाइव तस्वीरें ग्वालियर से आप देख रहे हैं, जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान मौजूद हैं। अंबेडकर महाकुंभ कार्यक्रम ग्वालियर में रखा गया है, जिसके तहत सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत बीजेपी के कई नेता इसमें मौजूद हैं। और अब ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं ग्वालियर से। मंच पर आप देख सकते हैं कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट भी मौजूद है और थोड़ी ही देर बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान संबोधित भी करेंगे। और ये मंच पर जाते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान आप देख सकते हैं तस्वीरों में। देखिए, अंबेडकर महाकुंभ के जरिए यहाँ पर दलितों को साधने की भी एक कोशिश है बीजेपी की तरफ से, और ये एक बड़ा कार्यक्रम ग्वालियर में रखा गया है। तमाम मंत्री इसमें मौजूद है। ज्योतिरादित्य सिंधिया, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा सभी मौजूद हैं इस कार्यक्रम में। और थोड़ी ही देर बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान कार्यक्रम को संबोधित भी करेंगे। तो आयोजन में दलित वर्ग के करीब 1 लाख लोग शामिल हैं, जिसको संबोधित सीएम शिवराज सिंह चौहान करेंगे। तमाम इंतजामात यहां पर किए गए हैं और आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से ये कार्यक्रम अहम भी है बीजेपी के लिए, क्योंकि दलित वर्ग को साधने के लिए ये एक बड़ा कार्यक्रम माना जा रहा है। और ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, कन्या पूजन करते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान नजर आ रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ इन नन्ही नन्ही देवी स्वरूपा बेटियों का हम अभिनंदन करें। आप सभी जानते हैं कि जब हमारे घर में बेटियों को बराबरी के अवसर, बराबरी के अधिकार प्राप्त होंगे, आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे, तो समाज भी एक नई जोश, उमंग, तरंग और रफ्तार के साथ आगे बढ़ेगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश में बेटियों की सम्मानजनक स्थिति को प्रतीकात्मक रूप में सबसे पहले स्थापित करते हैं, मंच पर आकर बेटियों का पूजन करने के साथ, उनका पूजन आदर के साथ उन्हें गिफ्ट देते हैं। संविधान निर्माता माननीय डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी के मूर्ति के समक्ष अब माल्यार्पण के बाद पुष्पांजलि अर्पित करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय नरेंद्र सिंह तोमर जी, माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद श्री बीडी शर्मा जी। और इसके बाद सभी संयुक्त रूप से अपने करकमलों से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। देवियों सज्जनों, कार्यक्रम में दैवीय शक्तियों के आह्वान के इस प्रकल्प में हमारे प्रतिनिधि के तौर पर, आत्मीय परिवार के बड़े सदस्य के तौर पर, जहां माननीय मुख्यमंत्री जी एवं माननीय मंत्रीगण उपस्थित हैं, लेकिन इस सभी में हमारी भावनाएं समाहित हैं। आइए जोरदार तालियों से इस पुष्पांजलि कार्यक्रम में, आदर व्यक्त करने वाले कार्यक्रम में हम और आप भी अपनी उपस्थिति दर्ज करें। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति के समक्ष इस समय माल्यार्पण एवं पुष्पांजलि अर्पित करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्रीगण मध्य प्रदेश के मंत्रिपरिषद के अब दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी तथा माननीय केंद्रीय मंत्री एवं अन्य मंत्रीगण। श्री विवेक नारायण शेजवलकर जी सभी ने अपने करकमलों से सहयोग करते हुए दीप प्रज्वलित किया। अब सभी से विनम्र आग्रह है कि कृपया सादर अपना अपना स्थान ग्रहण करें। हमारा परम सौभाग्य है कि आपकी माननीय उपस्थिति से आज का ये आदरणीय मंच माननीय बाबा साहब अंबेडकर महाकुंभ का
मेला ग्राउंड ग्वालियर का ये मंच साकार हो रहा है। आप सभी से हम हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं, आइए और ससम्मान अपना स्थान ग्रहण करिए। माननीय मुख्यमंत्री जी सभी के साथ आदर पूर्वक अभिवादन करते हुए उन सभी से स्थान ग्रहण करने का विनम्र आग्रह कर रहे हैं। माननीय केंद्रीय मंत्री द्वय यहाँ मौजूद हैं, माननीय तोमर जी, माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, सभी आपस में एक दूसरे का अभिवादन कर रहे हैं और अपना स्थान ग्रहण कर रहे हैं। जिला अध्यक्ष ग्वालियर श्री अभय चौधरी जी से विनम्र आग्रह है कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। माननीय मुख्यमंत्री जी के बाद माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी का, माननीय केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का, माननीय सांसद एवं प्रदेश अध्यक्ष भाजपा श्री विष्णुदत्त शर्मा जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुसूचित जाति मोर्चा श्री लाल सिंह आर्य जी का स्वागत श्री अभय चौधरी जी जिला अध्यक्ष ग्वालियर शहर। इनके बाद प्रदेश अध्यक्ष अनुसूचित जाति मोर्चा श्री कैलाश जी जाटव जी से अब हमारे बीच में उपस्थित जिला अध्यक्ष अनुसूचित जाति मोर्चा श्री संतोष गोडियाले जी, प्रदेश महामंत्री अनुसूचित मोर्चा श्री मनीष राजौरिया जी, प्रदेश मंत्री अनुसूचित जाति मोर्चा धर्मेंद्र आर्य जी, कामगार आयोग के पूर्व सदस्य पप्पू बड़ौरी जी, श्री महेश उमरैया जी, पूर्व महामंत्री भाजपा, रामगोपाल मिलन जी, जिला अध्यक्ष ग्वालियर अनुसूचित जाति मोर्चा ग्रामीण, अमर पेंडारकर जी, सभी से आग्रह है कि आप मंचासीन सभी लोगों का एक साथ विभिन्न पंक्तियों में बैठे हमारे आदरणीय महानुभावों का स्वागत करें। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। हमारा माननीय मंच श्री कैलाश जाटव जी, माननीय मंत्री महोदय श्री नरोत्तम मिश्रा जी, माननीय मंत्री महोदय श्री तुलसी सिलावट जी, माननीय श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर जी, माननीय श्री प्रभुराम चौधरी जी, माननीय श्री महेंद्र सिसोदिया जी, माननीय सुश्री मीना सिंह जी, माननीय श्री अरविंद भदौरिया जी, श्री भरत सिंह कुशवाहा जी, माननीय श्री सुरेश राठखेड़ा जी, माननीय श्री ब्रजेंद्र सिंह यादव जी, माननीय श्री ओपीएस भदौरिया जी, माननीय श्री विवेक नारायण शेजवलकर जी, माननीय श्री जगदीश देवड़ा जी, श्री ब्रजेंद्र सिंह यादव जी, श्री अभय चौधरी जी, कौशल शर्मा जी, जीतू जराती जी, हरिशंकर खटीक जी तथा माननीय मंच सभी का एक साथ एक बार में हमारे पदाधिकारी गण स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। आत्मीयता के क्षण हैं और एक साथ मंच पर सभी का स्वागत हो रहा है। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। स्वागत के पूरे प्रकल्प को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, समन्वय कर रहे हैं ग्वालियर के माननीय मंत्री, प्रभारी मंत्री महोदय श्री तुलसीराम सिलावट जी। श्री हरीश मेवा फरोश जी स्वागत कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। दतिया के जिला अध्यक्ष श्री गोविंद परिहार जी स्वागत कर रहे हैं और इस तरह ये स्वागत का प्रकल्प संपन्न हो रहा है। आज हमारे अनुसूचित जाति समाज के मीना सिंह जी को बुलाओ, स्वागत। हमारे अनुसूचित जाति समाज के भाई बहन माननीय मुख्यमंत्री जी का ग्वालियर के जीआई प्रोडक्ट एक कालीन के द्वारा स्वागत कर रहे हैं। हम माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहते हैं कि ग्वालियर में हस्त निर्मित होने वाले कालीन को जीआई टैग प्राप्त हुआ है और इसी जीआई टैग के कालीन के साथ अब रविंद्र शाक्य जी और सुनील जोशी जी आपका अभिनंदन कर रहे हैं। ये एक जिला एक उत्पाद के तहत भी एक बहुत बड़ी सफलता है ग्वालियर की कि इसको जीआई टैग मिला है। कालीन खोल के माननीय मुख्यमंत्री जी को दीजिए। सुनील जी और रविंद्र जी, भारत की संस्कृति का है ये गौरवपूर्ण गान, हम बुनकर के शिल्प का किया आपने उत्थान, जीआई का टैग दिलाकर किया नवीन उन्मान, हस्त निर्मित कालीनों को मिली वैश्विक पहचान, मिलता मेहनताना पूरा मिलने लगी प्रतिष्ठा, अनुसूचित जाति की कला को दिया खूब सम्मान, हमने सहेजी कला आंचलिक मनमोहक चित्र और दृश्य, सहयोग से आपकी पाई प्रगति कला चढ़ी परवान, कृतज्ञ हैं हम सब आपके दिए नवीन अवदान, आप मिले वरदान स्वरूपा हमें आप पर अभिमान। ये समस्त कालीन हस्तशिल्पियों द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया गया आभार है। माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन अपने हस्त निर्मित कालीन से किया। अब पारंपरिक धनुष बाण से स्वागत करने के लिए आ रहे हैं श्री घनश्याम पिरोनिया जी, माननीय अध्यक्ष बांस कला बोर्ड,
माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहली बार मध्य प्रदेश में बांस कला को स्थापित करने के लिए बांस कला बोर्ड की स्थापना की है और इसके माननीय अध्यक्ष मंत्री दर्जा प्राप्त श्री घनश्याम पिरोनिया जी अब माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं। अनुसूचित जाति वर्ग की हमारी लाडली बहनें माननीय मुख्यमंत्री जी को एक बड़ी राखी भेंट कर रही हैं। कृतज्ञता स्वरूप माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्रीगण, माननीय केंद्रीय मंत्रीगण, ये हमारी अनुसूचित जाति वर्ग की बहनें हैं जो माननीय मुख्यमंत्री जी को लाडली बहनें राखी भेंट कर रही हैं। पूरे मध्य प्रदेश के मंत्रिपरिषद के हमारे सभी सदस्य, माननीय दोनों केंद्रीय मंत्रीगण यहाँ उपस्थित हैं और लाडली बहनों द्वारा दी गई इस आत्मीय राखी को पाकर हर्षित मुद्रा में माननीय मुख्यमंत्री जी, लाडली बहनें मंच पर उपस्थित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब रिमोट के माध्यम से विभिन्न लोकार्पण एवं भूमि पूजन के लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करने जा रहे हैं। 28 करोड़ 72 लाख रुपए के लागत से बनने वाले भवन और 32 करोड़ 60 लाख करोड़ की लागत से बनने वाले भवनों के भूमि पूजन का रिमोट के माध्यम से सामूहिक स्वागत। मंच पर मौजूद सभी संगठन के लोग माननीय मुख्यमंत्री जी का। पहली बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने धानोक बरार वंशकार इस समाज को कृतज्ञ किया है बांस विकास निगम बन करके। हम सब समाज के लोग आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी का और माननीय महाराज साहब का, पूरी मध्य प्रदेश की वंशकार समाज आभार व्यक्त करती है। जोरदार तालियों से स्वागत करें आप लोग। माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि आप रिमोट के माध्यम से विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भवनों का भूमि पूजन करें। आदरणीय देवी सज्जनों, 28 करोड़ 72 लाख रुपए की लागत से बनने बाबा साहब अंबेडकर महाकुंभ में माननीय मुख्यमंत्री जी ने रिमोट के माध्यम से संपन्न किया है। हमारे अनुसूचित जाति तथा जनजाति वर्ग के जो बच्चे शासकीय हमारे विद्यालयों में पढ़ते हैं, उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए एक मित्र पोर्टल बनाया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि आप रिमोट के माध्यम से इस मित्र पोर्टल का शुभारंभ करें। ज्ञानोदय विद्यालय, ज्ञानोदय आवासीय विद्यालय और एकलव्य आवासीय विद्यालय के छात्र छात्राएं इस मित्र पोर्टल पर अपने ग्रीवांसेस दर्ज कराएं। ये जीवंत पोर्टल है, तत्काल उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। का दोस्त जो जरूरत में तुरंत काम आ सके। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में जनजातीय कार्य विभाग और अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के विशिष्ट आवासीय विद्यालयों, छात्रावास और आश्रम के विद्यार्थियों को आवश्यकता के समय काम आने वाले पक्के दोस्त के रूप में मित्र हेल्पलाइन पोर्टल की सुविधा देने का नवाचार किया गया है। मित्र हेल्पलाइन 24 घंटे 7 दिन सक्रिय रहेगी। मानसिक स्वास्थ्य और करियर से संबंधित काउंसलिंग के साथ साथ आवश्यकता अनुसार मार्गदर्शन इस हेल्पलाइन पर प्राप्त किया जा सकेगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, भोजन, पानी, स्वच्छता या सुरक्षा संबंधी समस्याओं का समय सीमा में निराकरण भी ये हेल्पलाइन करेगी। छात्रावासों में रहकर शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थी अपनी शिकायतों एवं सुझावों के लिए मित्र हेल्पलाइन का उपयोग कर सकेंगे। कॉल लगाओ, समाधान पाओ सुविधा प्रदान करने वाली इस मित्र हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 18002336 मोबाइल नंबर 7880886665 पर व्हाट्सएप और SMS के माध्यम से अपनी शिकायतें एवं सुझाव दर्ज कर सकेंगे। वेबसाइट www.mymitra.in एवं ईमेल ID myamitra.travel@mp.gov.in पर भी शिकायतें एवं सुझाव भेजे जाने की व्यवस्था उपलब्ध रहेगी। मित्र हेल्पलाइन का लोकार्पण मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के कर कमलों से आज हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। बहुत आदर के साथ माननीय मंत्री अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण मध्य प्रदेश सुश्री मीना सिंह जी से आग्रह कि आप आएं और स्वागत उद्बोधन दें।
आप सभी महानुभावों से विनम्र अनुरोध है, माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के अभिनंदन में आप सब लोग जोरदार ताली बजा करके स्वागत करें। माननीय प्रदेश अध्यक्ष सम्मानीय श्री वीडी शर्मा जी का भी ताली बजाकर अभिनंदन करें। हमारे आदरणीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर साहब जी के स्वागत के लिए भी ताली बजाकर अभिनंदन करें। माननीय श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का भी ताली बजाकर अभिनंदन करें। आदरणीय श्री नरोत्तम मिश्रा जी का भी ताली बजाकर अभिनंदन करें। हमारे सभी राज्य के मंत्रीगण, सभी सम्मानीय पदाधिकारियों का भी ताली बजाकर अभिनंदन करें। आज के इस बाबा साहेब अंबेडकर महाकुंभ में पधारे हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री परम आदरणीय श्री शिवराज सिंह जी चौहान, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के अध्यक्ष परम सम्मानीय श्री विष्णुदत्त शर्मा जी, हमारे केंद्र में मंत्री परम सम्मानीय भाई श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, हमारे परम सम्मानीय श्रीमंत श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, केंद्रीय मंत्री भारत सरकार, और मंच में विराजमान हमारे मध्य प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री परम सम्मानीय श्री नरोत्तम मिश्रा जी, परम सम्मानीय श्री जगदीश देवड़ा जी, परम सम्मानीय श्री तुलसी सिलावट जी, परम सम्मानीय श्री प्रदम सिंह तोमर जी, परम सम्मानीय श्री प्रभुराम चौधरी जी, परम सम्मानीय श्री सुरेश धाकड़ जी, परम सम्मानीय यादव जी, मंच में विराजमान हमारे राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम सम्मानीय भाई श्री लाल सिंह आर जी, और यहाँ पर उपस्थित मंच में विराजमान सभी सम्मानीय पदाधिकारीगण, और इस कार्यक्रम में, इस महाकुंभ में आए हमारे ग्वालियर चंबल संभाग से आए हुए हमारे सभी मेरे जनजाति भाई और बहनों, और यहाँ पर उपस्थित सभी सज्जनों, हमारे मीडिया के सभी पत्रकार साथियों, मैं आप सबकी ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का इस महाकुंभ में पधारने पर आप सबकी ओर से माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी का बहुत हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करना चाहती हूँ। माननीय हमारे प्रदेश के अध्यक्ष सम्मानीय वीडी शर्मा जी का भी बहुत बहुत हार्दिक वंदन, अभिनंदन, स्वागत करना चाहती हूँ। सम्मानीय श्री तोमर जी का, सम्मानीय श्री सिंधिया साहब का भी, और सभी मंच में विराजमान जो हमारे सभी अधिकारी हैं, आप सबकी ओर से बहुत बहुत हार्दिक वंदन, अभिनंदन। और आप सबसे कहना चाहती हूँ मेरे सभी जनजाति भाई बहनों से कि जो भी हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी के द्वारा जो भी हमारे लिए जो भी बात उन्होंने कही है, उन बातों का हम लोग पालन करें और अपने जीवन में उतारें, ऐसी प्रार्थना आप सबसे करना चाहती हूँ। आप सब दूर दूर से इतनी तपतपाती गर्मी में आप सब लोग यहाँ पर पधारे हैं। मैं सभी पंडाल के नीचे और चारों तरफ ही आप सब लोग दिखाई दे रहे हैं। आप सभी का इस तपतपाती धूप में यहाँ पर पधारे, मैं आप सबका अपने मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आप सबका बहुत बहुत हार्दिक वंदन, अभिनंदन, स्वागत करती हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय सुश्री मीना सिंह जी। आदर के साथ आमंत्रित हैं माननीय पूर्व विधायक एवं अध्यक्ष अनुसूचित जाति मोर्चा मध्य प्रदेश आदरणीय श्री कैलाश जाटव जी। बाबा साहब अंबेडकर, इतनी विशाल जनता बैठी है, जरा बाबा साहब के लिए नारे नहीं लगा सकते क्या? बोलिए बाबा साहब अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर। मंच पर उपस्थित लाडली बहनों के भैया, मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मामा, गरीब कल्याण योजनाओं को लागू करने वाले हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान साहब, हमारे प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के सम्मानीय वरिष्ठ अध्यक्ष आदरणीय वीडी शर्मा साहब, हमारे केंद्रीय मंत्री मेरे बड़े भाई आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर साहब, केंद्र में मंत्री और चंबल और ग्वालियर की शान श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, हमारे मध्य प्रदेश के गृह मंत्री मेरे बड़े भाई आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी, मंच पर उपस्थित हमारे मध्य प्रदेश शासन के मंत्री परम आदरणीय प्रभुराम चौधरी जी, परम आदरणीय जगदीश देवड़ा जी, परम आदरणीय तुलसी राम सिलावट जी, मंच पर उपस्थित माननीय अरविंद भदौरिया जी, ओपी भदौरिया जी, आदरणीय सम्मानीय मंच। आज बड़े गर्व का विषय है
कि जब इस विषय में माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा हुई थी तो उन्होंने बड़े सहर्ष रूप से ग्वालियर चंबल को चुना और उन्होंने कहा कि ग्वालियर में ही महाकुंभ होगा, और जबकि यह महाकुंभ महू में होता था, लेकिन इस बार उन्होंने निर्णय लिया यह ग्वालियर में होगा। इसके लिए एक बार जोरदार ताली माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए, जोरदार तालियां बजना चाहिए, जोरदार। हम सभी लोग ग्वालियर चंबल की इस वीर भूमि पर माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। जब यहां पर समाज की बैठक ली जा रही थी माननीय मुख्यमंत्री जी, तो विनम्रतापूर्ण मैं आपसे आग्रह करूंगा कि यहाँ के लोगों की एक छोटी सी मांग है, वो मैंने आपकी तरफ प्रेषित की है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी उसको स्वीकार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी लोग यहाँ पर पधारे। जय भीम, जय भीम, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय श्री कैलाश जाटव जी। अब बहुत आदर के साथ आमंत्रित हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुसूचित जाति मोर्चा श्री लाल सिंह आर्य जी, माननीय पूर्व मंत्री मध्य प्रदेश शासन। ग्वालियर चंबल की धरती पर पहली बार भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का महाकुंभ हो रहा है। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश बना है, तब से मध्य प्रदेश में 47 साल कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन चंबल की धरती पर कभी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का महाकुंभ नहीं हुआ। ये महाकुंभ हुआ है तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में हुआ है। इसलिए आग्रह करना चाहता हूं, जरा दोनों हाथ उठाइए पीछे तक, दोनों हाथ पीछे तक उठाइए और जोर से बोलिए जय भीम। इधर भी बाएं वाले भी हमारी सभी बहनें, जय भीम। भारत माता की, भारत माता की। मंच पर विराजमान मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, दलितों आदिवासियों को मान सम्मान स्वाभिमान, बेटियों को सम्मान देने वाले मुख्यमंत्री, और ऐसे मुख्यमंत्री जिनके नेतृत्व में ही मध्य प्रदेश में बाबा साहब अंबेडकर का सार्वजनिक सम्मान, संत रविदास जी का सार्वजनिक सम्मान, कबीर महाकुंभ और महर्षि वाल्मीकि के महाकुंभ हो रहे हैं। ऐसे एकमात्र मध्य प्रदेश के कोई मुख्यमंत्री है तो आदरणीय शिवराज सिंह चौहान है। इसलिए उनके सम्मान में दौड़ो, ताली बजाकर उनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। मंच पर विराजमान इस चंबल ग्वालियर संभाग के हमारे सपूत और गौरव तीन शख्सियत यहां बैठे हुए हैं। आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय बीडी शर्मा जी, केंद्रीय मंत्री आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर साहब, केंद्रीय मंत्री आदरणीय सिंधिया जी और गृह मंत्री आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी सहित मंच पर विराजमान एक बहुत बड़ा भारतीय जनता पार्टी और अनुसूचित जाति का पूरा परिवार, सभी को मैं प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। बहनों भाइयों, कल और परसों कुछ पत्रकारों ने मुझे पूछा कि क्या कारण है कि मध्य प्रदेश में चुनाव आ रहे हैं इसलिए अंबेडकर महाकुंभ हो रहा है। मैंने उन पत्रकार भाइयों के माध्यम से एक चीज बताई थी। मैंने कहा माननीय शिवराज सिंह चौहान साहब को मध्य प्रदेश में लगभग 20 साल मुख्यमंत्री बने हुए हो रहे, यहां 47 साल एक ही पार्टी के लगातार मुख्यमंत्री रहे। मैंने उन पत्रकारों के माध्यम से एक प्रश्न पूछा है, उस प्रश्न का जवाब इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के माध्यम से नहीं आ पा रहा है। मैं फिर से इस मंच के माध्यम से सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं, पार्टी के नेतृत्व का अभिनंदन करता हूं कि आप सामाजिक समरसता में विश्वास करते हैं, आप सामाजिक सम्मान में विश्वास करते हैं। इसी का परिणाम है कि 47 साल जिनके पास सत्ता रही, उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर का महाकुंभ नहीं मना पाया। जिनके पास लगातार 47 साल सत्ता रही, उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर के जन्म स्थान मऊ में
राष्ट्रीय स्मारक नहीं बना पाया। जिन कांग्रेस के पास 57 साल कांग्रेस की सरकार रही, उन्होंने अंबेडकर जी के नाम से विश्वविद्यालय नहीं बना पाया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और उसके मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान अंबेडकर जी का महाकुंभ भी मनाते हैं और बाबा साहब अंबेडकर का राष्ट्रीय स्मारक भी बनाते हैं और विश्वविद्यालय भी बाबा साहब अंबेडकर के नाम से बनाते हैं। केवल यही नहीं है, मैंने पत्रकारों से एक बात और कही कि देश में 57 साल कांग्रेस की सरकारें रही है, लेकिन बाबा साहब अंबेडकर का एक भी राष्ट्रीय स्मारक इस देश में नहीं बनाया जाता है। अगर 5-5 राष्ट्रीय स्मारक बनकर तैयार होते हैं तो नरेंद्र मोदी, शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में बनकर तैयार होते हैं। बहनों भाइयों, एक नहीं कई प्रकार की चीजें आज गरीब कल्याण की जितनी योजनाएं आ रही है, 35% अनुसूचित जाति के लोगों को लाभ मिल रहा है। इस कांग्रेस ने बाबा साहब अंबेडकर के सपनों को अपमान किया है। इस कांग्रेस ने हिंदुस्तान के संविधान की आत्मा का अपमान किया है। कांग्रेस के मित्र टीवी पर चिल्लाकर कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण खत्म कर देगी, संविधान खत्म कर देगी। मैंने पत्रकारों के माध्यम से फिर से प्रश्न किया, मैंने कहा जम्मू कश्मीर में धारा 370 ये कांग्रेस ने लगाई थी। धारा 370 के खिलाफ बाबा साहब अंबेडकर थे। ये 370 के कारण जम्मू कश्मीर में अनुसूचित जाति, दलित और आदिवासियों का नौकरियों में आरक्षण समाप्त था। विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ सकते थे, लेकिन नरेंद्र मोदी ने धारा 370 खत्म की, बाबा साहब के सपनों को पूरा किया। वहां से फिर से नौकरियों में आरक्षण मिलना चालू हो गया और विधानसभा में अनुसूचित जाति को 7 और आदिवासियों को 9 सीटें आरक्षित पहली बार हुई है। 1975 में इसी कांग्रेस ने बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को कुचलकर इंदिरा गांधी ने अपनी सत्ता बचाने के लिए देश में आपातकाल लगाया था। संविधान सब महाकुंभ का आयोजन है ग्वालियर चंबल संभाग के माटी पर, और ये ग्वालियर चंबल संभाग की माटी सदैव क्रांति की माटी रही है, सदैव बलिदान की माटी रही है, सदैव न्याय की माटी रही है। और आज मुझे अपना शीर्ष बाबा साहब के समक्ष झुकाते हुए आज मुझे गर्व है, केवल ग्वालियर चंबल संभाग के नागरिक के आधार पर नहीं, भारत के नागरिक के आधार पर नहीं, पर मुझे गर्व है एक मराठा होने के नाते बाबा साहब अंबेडकर के समक्ष शीश झुकाते हुए मुझे गर्व है। और इसके पीछे कारण है मेरे भाई और बहनों, जिस महार समाज में बाबा साहब अंबेडकर का जन्म हुआ, इतिहास के पन्नों को आप पलटोगे तो छत्रपति शिवाजी महाराज का जो हिंदवी स्वराज का सपना था, उनके सेना में अगर सबसे प्रथम पंक्ति के सबसे वीर सेनापति थे तो वो वीर सेनापति महार समाज के होते थे। उनके गढ़ किले के रक्षक महार समाज के सेनापति होते थे। मेरे पूर्वज महाजी महाराज ने जब उस हिंदवी स्वराज का सपना छत्रपति शिवाजी महाराज का पूर्ण किया और दिल्ली के लाल किले पर भगवा झंडा फहराया, उनके सेना में भी सबसे प्रमुख सेनापति उनके भाई के रूप में महार समाज के सेनापति होते थे मेरे भाई और बहनों। और एक और रिश्ता बाबा साहब अंबेडकर का के साथ सिंधिया परिवार का बन चुका है। मेरी पत्नी का परिवार, उनके पूर्वज सयाजीराव गायकवाड़ महाराज ने बाबा साहब अंबेडकर के साथ मिलकर उनको विदेश भेजा था पढ़ाई के लिए। और जब विदेश से पढ़ाई से वापस आए बाबा साहब अंबेडकर,
तो सयाजीराव गायकवाड़ महाराज के साथ उनके भाई के रूप में उनके राज्य के शासन में एक से एक हाथ मिलाकर भाई के रूप में कार्य करने का एक योगदान बाबा साहब अंबेडकर का रहा। तो आज इस महान देश के शिल्पकार बाबा साहब अंबेडकर के चरणों में हम नमन करते हैं। मैंने शुरुआत में कहा कि भारत आज आर्थिक प्रगति के रास्ते पर है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़े आर्थिक शक्ति के रूप में आज स्थापित हो गई है और 2030 तक हम उस शिखर तक पहुंचेंगे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। पर प्रधानमंत्री जी की सोच और विचारधारा है कि केवल आर्थिक शक्ति नहीं, भारत को एक आध्यात्मिक शक्ति के रूप में उभरना होगा और इसलिए केदारनाथ से, बद्रीनाथ से मऊ, बाबा साहब अंबेडकर का जन्म स्थान से लेकर उज्जैन के महाकाल तक एक नई जागरूकता भारतीय संस्कृति की राष्ट्र स्तर पर नहीं विश्व स्तर पर प्रधानमंत्री तैनात कर रहे हैं मेरे भाइयों बहनों। तो एक हाथ में भारत आर्थिक शक्ति के रूप में उभर रही है और दूसरे हाथ में भारत एक आध्यात्मिक शक्ति के रूप में उभर रही है और जब इन दोनों का संगम होता है तो भारत का मुकाबला विश्व का कोई देश नहीं कर पाएगा। और उस जागरूकता की पहल में हमारे गुरु, हमारे संत महात्मा, जिसमें सर्वश्रेष्ठ संत रविदास जी हो, हमारे वाल्मीकि जी हो, हमारे ज्योतिबा फुले जी हो, संत गाडगे साहब हो, उस श्रृंखला में हमारे बाबा साहब अंबेडकर भी हमारे देश के गुरु और संत हैं मेरे भाई और बहनों। और ये मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, मैंने कल कार्यकर्ता कार्यक्रम में भी कहा था, बाबा साहब अंबेडकर केवल अनुसूचित जाति समाज के संत महात्मा नहीं, बाबा साहब अंबेडकर पूरे भारतवर्ष के संत महात्मा हैं। और अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं कहूं कि बाबा साहब अंबेडकर पूरे विश्व के पथ प्रदर्शक आप बन चुके हैं। बाबा साहब अंबेडकर की अगर हम बात करें, मध्य प्रदेश का नागरिक होने के वजह से हम धनी हैं कि बाबा साहब अंबेडकर का जन्म मऊ में हुआ, हमारे प्रदेश में हुआ और उनका जीवन संघर्ष से भरा हुआ था। बचपन से संघर्ष का रास्ता उन्होंने अपनाया और ऐसा संविधान उन्होंने बनाया जिस संविधान को आज कहा जाता है विश्व में लोकतंत्र की जननी भारत जो बनी है, उसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो बाबा साहब अंबेडकर को जाता है मेरे भाई और बहनों। आज एक आजाद भारत में आप और हम अपना जीवन यापन कर रहे हैं। आजादी के अमृत महोत्सव का वर्ष है ये और वो आजादी के अमृत महोत्सव में बाबा साहब अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए हम ये प्रण और संकल्प लें कि उनके दिखाए हुए पथ पर हम चलेंगे। उन्होंने हमें कहा था, शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। और आज भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री जी शिवराज सिंह जी की यही सोच है कि आज भारत के एक एक जनता और मध्य प्रदेश के एक एक नागरिक के हाथों में वो औजार देना होगा जिसके आधार पर एक विकसित मध्य प्रदेश और एक विकसित भारत का तैनात हम लोग आज कर पाएंगे। बाबा साहब ने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किए। 1927 में उन्होंने जामदार तालाब का संघर्ष किया, जहां अनुसूचित जाति के हमारे नागरिकों को उस तालाब से पानी पीने का संघर्ष करके सफलता उन्होंने प्राप्त की। कालाराम मंदिर का संघर्ष किया, जब उस समय में अनुसूचित जाति के लोगों को मंदिर में प्रवेश नहीं किया जाता था। बाबा साहब अंबेडकर ने उस मंदिर के द्वार खोल के हर नागरिक को वह दर्शन करने का हक दिलवाया।
और बाबा साहब अंबेडकर ने केवल अनुसूचित जाति समाज की लड़ाई नहीं लड़ी। बाबा साहब अंबेडकर ने केवल भारत का संविधान का निर्माण नहीं किया, लेकिन बाबा साहब अंबेडकर ने मेरी महिलाओं की लड़ाई भी लड़ी। अगर संविधान पढ़ोगे तो अनुच्छेद 14 और 16 में उन्होंने ये स्थापित किया कि आजाद भारत में महिलाओं को वही हक देश में मिलना चाहिए जो हक हर नागरिक को मिलना चाहिए। तो बाबा साहब अंबेडकर सबके थे और हम सब बाबा साहब अंबेडकर को पूछते हैं। आज मैं पूछना चाहता हूं, जिस बात की शुरुआत पूर्व वक्ता ने किया, आज देश में कई नेता ऐसे हैं जो जब चुनाव आ जाता है तो बाबा साहब अंबेडकर जी को याद करते हैं। चुनाव आता है तो दलित के मसीहा के रूप में आगे बढ़ना चाहते हैं। मैं उन नेताओं से पूछना चाहता हूं, 75 साल क्या किया? मैं उन नेताओं से आज पूछना चाहता हूं जिन्होंने पिछड़े वर्ग को कलंकित करने का काम किया और आज माफी मांगने के लिए भी तैयार नहीं होते। मैं उन नेताओं से पूछना चाहता हूं जो हमारी देश की राष्ट्रपति पहली बार आदिवासी समाज की महिला है, उन पर कटाक्ष करने का उन पे हिम्मत हुई। और उन नेताओं को मैं इतिहास के पन्ने दिखाना चाहता हूं। जब बाबा साहब अंबेडकर ने प्रण और संकल्प लिया था 1950 में पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए, तो वो कौन सा दल था जिस दल ने बाबा साहब अंबेडकर के विरुद्ध उम्मीदवार खड़ा किया? जवाब दे वो कांग्रेस पार्टी देश की जनता को। और केवल ये नहीं मेरे भाई और बहनों, केवल उम्मीदवार खड़ा नहीं किया, लेकिन स्वयं तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी प्रचार करने गए थे बाबा साहब अंबेडकर के विरुद्ध। मेरे भाई और बहनों, इसका जवाब और इसका बदला आप और हमको लेना होगा, ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। 75 वर्ष मेरे पूजनीय बाबा साहब अंबेडकर को इंतजार करना पड़ा। देश की माटी की पहचान के लिए इंतजार करना पड़ा, सम्मान के लिए इंतजार करना पड़ा, मान के लिए। और मेरे भाई और बहनों, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में स्थापित हुई, तब मेरे परिवार के ही अटल जी ने, वही प्रधानमंत्री जी हैं जिन्होंने बाबा साहब अंबेडकर को भारत रत्न प्रदान किया। और मैं आपको बताऊं, जिस उम्मीदवार ने बाबा साहब अंबेडकर जी के विरुद्ध चुनाव में भागीदारी दी, कांग्रेस पार्टी ने उस उम्मीदवार को पद्म पुरस्कार दिया। अरे पद्म पुरस्कार का लोकतांत्रिकरण तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के समय में हुआ है, जब देश का एक एक गरीब, देश का एक एक आदिवासी, देश का एक एक अनुसूचित जाति समाज का व्यक्ति जिसने समाज का उत्थान किया हो, विकास किया हो, प्रगति किया हो, उसे राष्ट्रपति भवन में बुलाकर पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री दिया जाता है। मेरे भाई और बहनों, ये बाबा साहब के भारत का निर्माण हुआ है। और आज मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि बाबा जी का मिशन अधूरा बीजेपी कर रही है पूरा। और इसका भी उदाहरण देना चाहता हूं। 2015 तक इस देश में कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब को कभी सम्मान नहीं दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब अपना शपथ ग्रहण किया 2015 में 26 नवंबर उनकी 125वीं जयंती वर्ष 26 नवंबर 2015 में संविधान दिवस
संसद में भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण रूप से स्थापित किया। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसके प्रधानमंत्री लंदन गए और लंदन में जब बाबा साहब अंबेडकर ने जिस घर में रहते थे वहां अंबेडकर स्मारक अगर किसी ने स्थापित किया तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्थापित किया। वास्तविकता यही है कि आज छात्रवृत्ति प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा हमारे नौजवान छात्रों को दिया जाता है। उसी के साथ हमारे कौशल विकास के लिए प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना की स्थापना हुई है। 450 एकलव्य स्कूल में 40,000 शिक्षकों और कर्मचारी की नियुक्ति की गई है और जहां केंद्र सरकार कार्य कर रही है वहां प्रदेश में भी शिवराज सिंह जी हमारे समाज के लिए पूर्ण रूप से संकल्पित हैं। ये एक ही प्रदेश की सरकार है शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में जहां अनुसूचित जाति समाज के लिए 26,000 करोड़ बजट में आवंटित किया गया है। मेरे भाई और बहनों, तालियों की गड़गड़ाहट से शिवराज सिंह जी का धन्यवाद अर्पित करेंगे। अरे मुझे ग्वालियर की ताली चाहिए, ग्वालियर की ताली, पीछे तक तालियों की गड़गड़ाहट से। और जो बाबा साहब जी की सबका सपना था कि हमारी महिलाओं को भी हक देना होगा, शुरुआत की शिवराज सिंह जी ने लाडली लक्ष्मी से और अब आ गई लाडली बहना योजना जहां एक एक महिला को 1,000 रुपया प्रति माह, 12,000 रुपया हर साल हर महीना के बैंक के खाते में शिवराज सिंह जी के सरकार के द्वारा डाला जाएगा। मेरे भाई और बहनों, माता की आवाज सब तरफ से आना चाहिए। भारत माता की, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की जय भीम। मंच पर विराजमान हमारे वरिष्ठ नेता मोदी जी के सहयोगी किसान और कृषि कल्याण मंत्री आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, हमारे लोकप्रिय वरिष्ठ नेता और नागरिक उड्डयन मंत्री जिनके नेतृत्व में विकास की दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, भारतीय जनता पार्टी के, सब लोग बैठ जाएं, सब बैठ जाएं, बाद में कोई बात होगी तो बाद में बात कर लूंगा मैं उनसे। एक बार फिर जोर से बोलिए भारत माता की, और जोर से भारत माता की। कोई भी बहन अगर कोई बात कहना चाहती है तो प्रशासन के लोग यहां ले आएंगे पीछे, मेरा कार्यक्रम समाप्त होने के बाद बात करते हुए जाएंगे। मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के लोकप्रिय और यशस्वी अध्यक्ष सांसद आदरणीय बीडी शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जाति मोर्चे के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लाल सिंह आर्य जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय कैलाश जाटव जी, हमारे वरिष्ठ नेता और प्रदेश में गृह मंत्री के रूप में लगातार बेहतर काम करने वाले हमारे नेता आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी, मेरे भाई प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट जी, मध्य प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री आदरणीय जगदीश देवड़ा जी, हमारे बिजली और ऊर्जा मंत्री भाई प्रद्युम्न तोमर जी, मध्य प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी, बहन मीना सिंह जी जिनके विभाग का ये कार्यक्रम है, अरविंद जी, भारत जी, सुरेश जी, विजेंद्र जी, ओपीएस भदौरिया जी, हमारे लोकप्रिय सांसद विवेक सहजवलकर जी, हमारे जिले के दोनों अध्यक्ष अभय जी, कौशल जी, मंच पर विराजमान बाकी सभी साथी, नेता, पदाधिकारीगण और इस डॉक्टर अंबेडकर महाकुंभ में हजारों हजार की संख्या में पधारे हुए मेरे प्रिय बहनों, भाइयों, भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के शीश झुका के आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने हमको संविधान दिया, उनके बनाए संविधान पर आज
मोदी जी भी सरकार चला रहे हैं और हम भी सरकार चला रहे हैं। मेरा सब पत्रकार मित्रों से भी निवेदन है, हजारों की तादाद में आज बहन और भाई यहां आए हुए हैं, उनके बीच मैं अपनी बात रख रहा हूं और इसलिए अगर किसी एक बहन को किसी बात की जरूरत है तो प्रशासन के लोग मेरे साथ पीछे ले आए, मैं उनसे बात कर लूंगा। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर महाकुंभ में पधारे हुए लोगों के लिए आज मैं कुछ सौगातें लेके आया हूं। इस कार्यक्रम को डिस्टर्ब ना करे, ये मेरी अपील है। एक बार मेरे साथ फिर प्रेम से और जोर से बोलिए, भारत माता की। सब तरफ से आवाज आनी चाहिए, जय भीम, जय भीम। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, अभी जब हमारे नेता बोल रहे थे, आदरणीय तोमर जी, आदरणीय सिंधिया जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय वीडी शर्मा जी, वो कह रहे थे आपसे कि अभी परसों हम गए थे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर नगर, हम महू गए थे और महू आज से नहीं जा रहे। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, कांग्रेस ने कभी बाबा साहब अम्बेडकर महाकुंभ का आयोजन नहीं किया, कभी स्मारक नहीं बनाया। आज मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं, इतने साल तक तुमने सरकारें चलाई, तुमने कभी अम्बेडकर महाकुंभ क्यों नहीं किया? तुमने कभी बाबा साहब का स्मारक क्यों नहीं बनाया? अगर स्मारक बने तो नेहरू खानदान के बने, अगर स्मारक बने तो केवल तुम्हारे परिवार के बने। लेकिन मुझे कहते हुए गर्व है बहनों और भाइयों, अम्बेडकर नगर महू में अगर बाबा साहब का भव्य स्मारक बनाया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया, हमने बनाया। प्रधानमंत्री जी ने पंचतीर्थ की कल्पना की, जिसके बारे में नरेंद्र सिंह तोमर जी आपको बता रहे थे। अब कांग्रेस को तो जवाब देना चाहिए, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को चुनाव हराया क्यों, ये बताओ। जिसने संविधान बनाया उसे तुमने चुनाव हरवाने का महापाप किया कांग्रेसियों। इतिहास तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा, इतिहास तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। लेकिन परसों हम फिर महू गए थे बहनों और भाइयों, और हमने तय किया, भारतीय जनता की मांग थी कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के और भी जो श्रद्धालु आते हैं देश भर से, उनके लिए सुविधाएं विकसित करने के लिए जमीन चाहिए। मैं नरेंद्र सिंह जी को और सिंधिया जी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आपने प्रधानमंत्री जी, रक्षा मंत्री जी से बात की और हमें 3.5 एकड़ जमीन सेना ने आवंटित कर दे दी, और वो पूरी जमीन हमने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की के जो भक्त आते हैं उनकी सुविधाएं वहां विकसित करेंगे, उसको देने का फैसला कर लिया। और एक बात और मैं फिर से दोहराना चाहता हूं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के पंचतीर्थ, एक जहां उनका जन्म हुआ, जन्म स्थान, एक जहां उनकी शिक्षा हुई, लंदन उच्च शिक्षा हुई, एक जहां उन्होंने दिल्ली में संविधान का निर्माण किया, नागपुर की दीक्षा भूमि, और मुंबई जहां उनका अंतिम संस्कार हुआ। ये 5 स्थान हैं। ग्वालियर में उपस्थित मेरे बहनों और भाइयों, हमने मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना बनाई, जिसमें कई जगह हम ट्रेनों से और अब तो समय समय पे हवाई जहाज से भी ले जाएंगे तीर्थ यात्रा करने। अरे बहनों और भाइयों, गरीब को भी हवाई जहाज में बैठना चाहिए कि नहीं? बोल के बताओ, बैठना चाहिए कि नहीं? हम लोग बात कर रहे हैं, जरा जोर से बताओ, बैठना चाहिए कि नहीं? तो अब हवाई जहाज से भी 21 मई से तीर्थ दर्शन यात्रा शुरू हो रही है। लेकिन ये जो 5 स्थान हैं जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी से संबंधित है, उन 5 स्थानों को भी तीर्थ दर्शन योजना में जोड़ लिया गया है, और आप वहां दर्शन करने समय समय पर जा पाएंगे। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, मेरी बहनों से भी, मेरे भाइयों से भी, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जो 5 स्थान हैं वो तीर्थ दर्शन में होना चाहिए कि नहीं? ऐसे नहीं, मेरी बहनाएं भी जोर से बताओ, होना चाहिए कि नहीं?
ये कांग्रेस ने कभी नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये कर दिया है। और एक बात और मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, जरा ध्यान से सुनना मेरी बात। संत रविदास जी महाराज, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाके अंग अंग बास समानी, प्रभु जी तुम घन वन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योत जलत दिन राती, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करत रह दासा। संत रविदास जी महाराज, हमने तय किया कि संत रविदास जी महाराज का एक विशाल और भव्य मंदिर सागर की धरती पर बनाया जाएगा। 100 करोड़ रुपए की लागत का संत रविदास जी का मंदिर अब सागर की धरती पर बनाया जाएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बोलो बनाया जाना चाहिए कि नहीं? ऐसा नहीं, जोर से बोलो बनाया जाना चाहिए कि नहीं? लेकिन एक बात मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, मंदिर के निर्माण के लिए पैसे की व्यवस्था तो हम करेंगे, लेकिन आपके गांव की भी एक ईंट मंदिर में लगनी चाहिए। बोलो लगनी चाहिए कि नहीं? जोर से बोलो, और जोर से बोलो, लगनी चाहिए। तो अध्यक्ष जी, कार्यक्रम ऐसा बने, यहां जो हमारी टीम बैठी है, कि संत रविदास जी के लाल सिंह जी, कैलाश जी, संत रविदास जी के मंदिर के लिए हर गांव में ईंट की पूजन करके निकालो रथ और निकालो यात्रा, ताकि हम गांव गांव में ईंट पूजन करके सागर ले जाएं, जहां संत रविदास जी महाराज का भव्य मंदिर का निर्माण होगा। उनका जीवन और उनका दर्शन पूरा मंदिर और उसके आसपास जीवन सजीव दर्शाया जाएगा, दिखाया जाएगा। ये अद्भुत मंदिर होगा जो हमको सबको प्रेरणा देने का केंद्र होगा। लेकिन केवल इतना ही नहीं, मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, अभी तक अनुसूचित जाति और जनजाति के बेटा बेटियों को अभी आपने देखा, पढ़ाई की बात हो रही थी। हमारी एक बेटी अमेरिका से बोल रही थी, उसकी फीस 70 लाख रुपया की भरवाने का काम अगर कर रहे हैं तो हम कर रहे हैं, नाना कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। ऐसे एक नहीं, हजारों बच्चों की पढ़ाई मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज की हो। लेकिन आज हम एक फैसला कर रहे हैं, आदेश निकाल के मैं लाया हूं। अभी तक जिन परिवारों की वार्षिक आय 6 लाख रुपए तक की होती थी, उनकी फीस सरकार जमा करवाती थी। अब आज से 8 लाख रुपया भी अगर आय की सीमा हुई तो उन बच्चों की फीस भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी, ताकि हमारे बच्चे ढंग से शिक्षा प्राप्त कर सकें। मेरी सभी बहनें यहां बैठी है, लाडली बहनें भी आई है। मेरी बहनों, अपने बेटा और बेटी को ढंग से पढ़ाना, मेहनत से पढ़ाना। हमारे बच्चों में भी प्रतिभा होती है, बुद्धि होती है, क्षमता होती है, योग्यता होती है। अगर थोड़ा सा सहारा इन बच्चों को मिल जाए तो हमारे बच्चे चमत्कार कर सकते हैं। और इसलिए यह व्यवस्था की है कि 8 लाख रुपया तक की जिनकी फी आय है, उन बच्चों की मेडिकल की फीस हो, इंजीनियरिंग की फीस हो, IIT की फीस हो, IIM की फीस हो, लॉ कॉलेज की फीस हो, अरे देश की फीस हो, चाहे विदेश की यूनिवर्सिटी की फीस हो, अब उनके मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी, हम भरवाएंगे, ताकि हमारे बच्चे पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। मैं अपनी बहनों से विशेष रूप से पूछना चाहूंगा, बोलो सब बच्चों को पढ़ाओगे? जो पढ़ाएंगे तो सब बच्चों को आप पढ़ाने के काम लिखे लगे। केवल एक यही बात नहीं, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अलावा हमारे जो बेटा बेटी है वो काम धंधों से लगे, वो अपने उद्योग भी लगाएं, काम धंधे भी खड़ी करें। और इसलिए जितने भी औद्योगिक क्षेत्र हैं या इंडस्ट्रीज हैं या कल कारखाने हैं, उन सभी औद्योगिक क्षेत्रों में हम 20% भूखंड अगर हमारे अनुसूचित जाति के बच्चे उद्योग लगाना चाहेंगे तो उनको सुरक्षित रखेंगे,
ताकि उनके छोटे छोटे उद्योग भी लग पाएं, हमारे बच्चे भी उद्योग लगा सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे नगरीय निकायों में सैनिटेशन पॉलिसी हमने नहीं बना दी है। मैन होल की सफाई अब केवल मशीनों से की जाएगी और मशीनें भी हमारे बच्चों को हम लोन पर जिसमें सब्सिडी देंगे उस पर भी, ताकि वो मशीनें खरीद सके, वो ये सारे काम करेंगे। मेरे बहनों और भाइयों, आज मैं पंच क्रांति की बात करने आपसे आया हूं। 5 क्रांति जो प्रदेश की जनता के हित में हम कर रहे हैं, जो गरीबों के हित में हम कर रहे हैं, जो अनुसूचित जाति के बेटा बेटी और भाई बहनों की जिंदगी में हम कर रहे हैं। पहली क्रांति है शिक्षा की क्रांति। बाबा साहब ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। पहली शर्त है शिक्षित बनो, शिक्षित पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे। मैंने पढ़ाई की बाकी व्यवस्थाओं के बारे में कहा था, आज मैं फिर अपने भाइयों बहनों को कहना चाहता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार थी। हमने तय किया कि हमारे बच्चों के लिए हम ज्यादा स्कूल खोलेंगे, हम छात्रावास खोलेंगे। ग्वालियर में हमने श्रमोदय विद्यालय जरा देखना खोला है, जहां जितने गरीब बच्चे हैं उनके पढ़ाई की उत्तम कोटि की हमने व्यवस्था की है। लेकिन हमने एक काम और किया कि जितने हमारे बच्चे हैं जब उच्च शिक्षा के लिए गांव से जाते हैं शहर में, तो हॉस्टल में रहने की जगह नहीं मिलती, एडमिशन नहीं मिलता, तो किराए का कमरा लेना पड़ता है। हमने पिछले दिनों यह तय कर दिया था कि किराए का कमरा अगर लेंगे तो कमरे का किराया मम्मी पापा नहीं भरेंगे, मामा भरेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरने का काम करेगी ताकि हमारे बच्चों की शिक्षा किसी भी कीमत पर रुके ना। तो शिक्षा के क्षेत्र में चाहे विदेश में शिक्षा हो, चाहे देश में शिक्षा हो, हजारों बच्चों के मेडिकल कॉलेज की फीस आज भारतीय जनता 70-70 लाख रुपए की, अगर ये फीस भर रही है तो बीजेपी की सरकार भर रही है। कब कांग्रेस ने फीस भरी थी? इंजीनियरिंग कॉलेज के 7,000 बच्चों की फीस भरने का काम अगर कर रही है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। और इसलिए पढ़ाई की ये सारी व्यवस्थाएं और उसके साथ साथ हॉस्टल में भोजन ठीक मिले। कांग्रेस के जमाने में 300 रुपया मिलता था, उसको बढ़ा के 1300 रुपया प्रतिमाह किया है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। हॉस्टलों की सारी व्यवस्था उत्तम रहे, जहां हमारे बच्चों को कोई दिक्कत और परेशानी ना हो, उसके लिए आवश्यक व्यवस्था कायाकल्प अभियान के तहत हम कर रहे हैं ताकि बच्चों की पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं आए। तो पहली क्रांति शिक्षा की क्रांति जो मध्य प्रदेश की सरकार प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से कर रही है। दूसरी क्रांति रोजगार की क्रांति। भूखे भजन ना होए गोपाला, धर लो अपनी कंठी माला। रोजगार तो चाहिए, और जो रोजगार के लिए मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, नंबर 1 सरकारी नौकरियां। 1,24,000 पदों पर भर्तियां लगातार जारी है। हम बैकलॉग के सारे पद भर रहे हैं ताकि सरकारी क्षेत्र में भी बच्चों को नौकरी मिल सके। आप रोज अखबारों में पढ़ रहे होंगे, अलग अलग विभागों की सरकारी नौकरियों में भर्ती हमारी जारी है। तो एक सरकारी नौकरियों में भर्ती, और दूसरे अभी आप देखेंगे हमारे अलग अलग योजनाओं के तहत हमारे बच्चों को स्वरोजगार के लिए हम पैसा देने का काम कर रहे हैं। एससी के बेटा बेटियों के लिए संत रविदास स्वरोजगार योजना, जिसमें 1 लाख रुपए से लेके 50 लाख रुपए तक का लोन बैंक देता है, और बैंक को लोन वापस करने की गारंटी भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेती है। आज यहां जेसीबी भी खड़ी है, बोलेरो भी खड़ी है, अलग अलग चीजें हमारे इन बच्चों को हम देने का काम कर रहे हैं, जिसमें 5% वार्षिक ब्याज का अनुदान भी देते हैं। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना भी हमने बनाई है, जिसमें भी हम 10,000 से लेके 1 लाख रुपए तक का लोन देते हैं। ऐसी अनेकों योजनाएं हमने स्वरोजगार के लिए बनाई है। और एक योजना के बारे में और ध्यान से सुनना, हमारे जिन बच्चों ने बीए बीएससी भी काम कर लिया, 12वीं पास कर ली, बेरोजगार हैं, रोजगार तत्काल नहीं मिल रहा, तो उन बच्चों को हम काम सिखाने अलग अलग कंपनियों में भेजेंगे, सर्विस सेक्टर में भी भेजेंगे,
और जब वो काम सीखेंगे तो उस दौरान उनको 8,100 रुपया महीना, 8,100 रुपया महीना दिया जाएगा काम सीखने का, ताकि काम सीखें और पैसा भी कमाएं, उनकी आजीविका भी चलती रहे और काम सीखने के बाद उनको परमानेंट रोजगार वहां मिल जाए या और कहीं वो काम खड़ा कर सकें। और इसलिए ये रोजगार की क्रांति जो मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, और तीसरी क्रांति है रहने की जमीन। रहने की जमीन, भगवान ने जब इस धरती पर पैदा किया है तो इतनी जमीन तो अपने नाम छोड़ी होगी कि अपना घर बना के वह हम चैन से रह सकें। इतनी जमीन के तो हम हकदार हैं। और इसलिए मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना के अंतर्गत वो गरीब जो छोटे छोटे घर में रह रहे हैं, अनुसूचित जाति के भी हमारे भाई बहन जो छोटे छोटे घर में रह रहे हैं, एक घर में 30 आदमी रह रहे हैं, 40 आदमी रह रहे हैं, एक बाप के 4 बेटे हो गए, 4 बहुएं आ गई, उनके बेटा बेटी हो गए, उनकी बहुएं आ गई, अब रहे कहां। और इसलिए हमने तय किया है कैसे प्रत्येक परिवार मतलब पति पत्नी और उसके बच्चे, उनको रहने के लिए निःशुल्क प्लॉट दिया जाएगा मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना के अंतर्गत। बोलो, सबके पास रहने की जमीन होना चाहिए कि नहीं? अरे जोर से बोल के बताओ, होना चाहिए कि नहीं? और इसलिए इस योजना के अंतर्गत कल मैंने प्लॉट दे के आया हूं सीधी जिले में, कोई गरीब एससी का भी बिना रहने की जमीन के नहीं रहेगा। ये मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना। और एक चौथी क्रांति, मेरी बहनों, तुम्हारा सशक्तिकरण, बहनों का सशक्तिकरण। मेरी बहनें आज बड़ी संख्या में यहां बैठी है, मैं देख रहा हूं इस तरफ भी बड़ी संख्या में हमारी बहनें बैठी है। मेरी बहनों, पैसे की जरूरत अगर पड़ती थी तो 1000 और 500 रुपया के लिए भी कई बार परेशानी होती थी। कभी अपने बेटा बेटी ने कोई मांग कर दी, माँ कपड़े दिला दे, माँ किताब दिला दे, या कई बार हो तो भैया के घर अगर जाते हैं तो मन में ये होती है कि भाई के बेटी के लिए ये माइक खराब है, कुछ ना कुछ भाई के बेटा बेटी के लिए ले जाऊं, लेकिन पतिदेव से पैसा मांगे कि माए के जा रही हूं, मुझे 500 रुपया तो दे दो, तो पतिदेव डांट देते हैं, कहां से ले आऊं? जब देखो पैसे ही मांगती रहती है तो मन महसूस कर रह जाती है। मेरी बहनों, छोटी छोटी जरूरत के लिए हमको परेशान होना पड़ता था, और इसलिए अब मैंने बनाई है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाई है मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। और इस योजना में हर बहन के खाते में 1000 रुपया महीना डाला जाएगा। जो मेरी गरीब बहनें हैं, जिनकी आमदनी 2.5 लाख रुपया साल से कम है, जिनके पास 5 एकड़ से कम जमीन है, ऐसी सारी बहनों के खाते में बताओ 1000 रुपया डलना चाहिए कि नहीं? बहनें बताओ, डलना चाहिए कि नहीं? तो जोर से बताओ ना, डलना चाहिए कि नहीं? तो बताओ, फॉर्म कौन कौन ने भर दिया, हाथ उठाओ। जिन्हें आवेदन भर दिया हाथ उठाओ, उधर भी और इधर भी। बहुत सी बहनों ने भर दिया, अब नीचे करो। अब कौन कौन बचे जिन्हें नहीं भरे फॉर्म? अभी थोड़े से बचे, तो कलेक्टर कमिश्नर जरा ध्यान दें। देखो, अप्रैल में फॉर्म भरा जाएंगे, मई में जांच हो जाएगी, और 10 जून से तुम्हारे खातों में पैसा आना शुरू हो जाएंगे, 1000 रुपया महीना। और जब 1000 रुपया महीना आएंगे तो सास भी कहेगी कि बहू को हर महीना 1000 रुपया मिल रहे हैं, रोटी में घी चुपड़ चुपड़ के खिलाओ, तो घर भी बहनों की इज्जत बढ़ जाएगी कि नहीं? और अभी तक तो पतिदेव से मांगती थी, अब अगर कभी पतिदेव को पैसे की जरूरत पड़ी और मुंह लटका के आए और तुमने पूछा, गुड्डू के पापा क्या बात है, आज बड़े उदास लग रहे हो, और उन्होंने कहा क्या करूं, आज पैसे की जरूरत थी, पैसा मिल नहीं रहे, तो चट पैसा निकाल के कहोगी ये धरे ले जाओ, चिंता मत करो, मैं तो हूं, काहे को चिंता करते हो? क्योंकि मुझे पूरा विश्वास कि बहनें सारा पैसा खर्चा नहीं करेंगे,
बचा के भी रखेंगी, रखेंगी कि नहीं रखेंगी? अरे बताओ, रखेंगी कि नहीं? हमारी बहनें पैसा बचा के भी रखेंगी और इसलिए ये योजना बहनों की जिंदगी बदलने वाली योजना है। ये महिला सशक्तिकरण की क्रांति, चौथी क्रांति, और इसके साथ साथ एक पांचवी क्रांति, हमारे सुरक्षा के साथ साथ हमारे सम्मान की क्रांति। मेरे बहनों और भाइयों, अपने अनुसूचित जाति समाज में भी एक नहीं अनेकों उपजातियां आती है। उसमें हमारे, इसको उठा लो, मैं गड़बड़ है तुम्हारा, हमारे जाटव चौधरी समाज भी आता है, अहरवार समाज भी आता है, साकेत समाज भी आता है, बलाई समाज भी आता है, वाल्मीकि समाज भी आता है, मेहर समाज भी आता है, कोरी समाज भी आता है, खटीक समाज भी आता है। एक नहीं अनेकों समाज आते हैं। और अब तक एससी के कल्याण की सारी योजना वल्लभ भवन में बैठ के बनती थी, अफसर और मंत्री बनाते थे। कई बार वैसी योजना बनती थी तो उन योजनाओं में जमीनी जो हकीकत थी वो शामिल नहीं होती थी। अब आज अंबेडकर महाकुंभ के अवसर पर हम ये तय कर रहे हैं कि हमारी जो प्रमुख उपजातियां हैं, चाहे वो जाटव हो, चाहे वो अहिरवार हो, चाहे वो साकेत हो, वो चाहे चौधरी हो, और चाहे वो कोरी हो, चाहे वो बलाई हो, चाहे वो वाल्मीकि हो, चाहे वो खटीक हो, इन सब उपजातियों के अलग अलग बोर्ड बनाए जाएंगे, कल्याण बोर्ड। जैसे कोरी कल्याण बोर्ड, वाल्मीकि कल्याण बोर्ड, जाटव कल्याण बोर्ड, बलाई कल्याण बोर्ड, ये सारे बोर्ड अलग अलग बनाएंगे, इनके अध्यक्ष बनाएंगे, साथ में सदस्य भी बनाएंगे और अध्यक्ष को मंत्री का दर्जा भी दिया जाएगा। और उनके जिम्मे ये काम छोड़ा जाएगा कि वो अपने समाज के बीच में दौरा करें, समस्याएं समझें और हमें लाके दे दें, तो उसके अनुरूप हम आपके कल्याण की योजनाएं बना पाएं। बोलो ठीक है कि नहीं? जोर से बताओ ठीक है कि नहीं? और जोर से ठीक है? हाँ मंजूर तो हो, मंजूर तो बोलो हाँ। इधर वालों को भी मंजूर है तो ठीक है। ये अलग अलग बोर्ड समाजों के कल्याण के लिए बनाए जाएंगे। तुलसी जी, प्रभुराम जी, जगदीश जी, और ये घनश्याम का तो बन ही गया, बंसकार बोर्ड, ये तो बन ही गए, बाथम जी का भी बन गया। अरे जिनके रह गए सबके बोर्ड बनेंगे, हमारी समस्याओं का समाधान हम करेंगे, क्योंकि सरकार अपनी है, भारतीय जनता पार्टी की है, और उससे मिलके, केवल सरकार नहीं, सरकार के साथ समाज मिलके इस कल्याण के काम में जुटेगा, ताकि हम अपनी जिंदगी बदल सकें। अपनी जिंदगी बदलने का अभियान है ये सामाजिक क्रांति का। और इसलिए आज अंबेडकर महाकुंभ के अवसर पर मैं यही निवेदन करना चाहता हूं, आइए मेरे बहनों और भाइयों, बहकाने वाले कई लोग हैं, लेकिन हम सब मिलकर साथ चलें अपने कल्याण के लिए, विकास के लिए, बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए। आइए हम साथ मिलकर चलने का संकल्प लें। और आज डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी की स्मृति में भी एक स्थान यहाँ पर तय करके, कोई आपने मुझे बताया तो एक स्थान तय करके यहाँ भी वैसी रचना आपके सहयोग से करेंगे, ताकि ग्वालियर में भी हमारे डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर धाम जैसी रचना बन जाए। बोलो होना चाहिए कि नहीं? सब बताओ होना चाहिए कि नहीं? आइए मेरे बहनों और भाइयों, सब साथ मिलकर चलें, संघर्ष नहीं समन्वय, सामाजिक न्याय के साथ सामाजिक समरसता, घृणा नहीं प्यार। आइए युद्ध नहीं शांति, मिलकर साथ चलें और अपनी जिंदगी बदलें। बोलो सब तैयार हैं? तो आइए अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाइए और मेरे साथ मिलकर चलने का संकल्प लीजिए। अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, दोनों हाथ ऊपर उठाएं, दोनों मुट्ठी बांधें और मेरे साथ बोले भारत माता की, और जोर से भारत माता की, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की, ग्वालियर चंबल संभाग की जनता की,
जय भीम, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। आज खंगार समाज का भी मैंने उपजातियां बता दी, जितनी है सबका बनाएंगे, चिंता मत करो। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अब आपसे विनम्र आग्रह है कि कृपया अनुसूचित जाति के 10 हितग्राहियों को लगभग 2.5 करोड़ रुपए के हित लाभ वितरित करें। संत रविदास स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 1 लाख से 50 लाख तक की ऋण, जिसमें 5% तक की ब्याज अनुदान राशि शामिल रहती है, दी जाती है। वित्तीय वर्ष 23-24 में 1610 प्रकरणों में 83 करोड़ 87 लाख रुपए की ऋण राशि दी जा रही है। ग्वालियर जिले के महेंद्र परिहार जी को 23,75,000 रुपए का ऋण जेसीबी खरीदने के लिए सरकार द्वारा दिया जा रहा है। श्री महेंद्र परिहार जी को प्रतीकात्मक रूप से चेक और ब्याज अनुदान स्वीकृति पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदान कर रहे हैं। जेसीबी की प्रतीकात्मक चाबी माननीय मुख्यमंत्री जी महेंद्र परिहार जी को सौंप रहे हैं।